अमीर ससुराल में गरीब बहू की अग्नि परीक्षा। चल शिवांग, चाय पीने चल रहा है क्या? बहुत जोर से मन कर रहा है चाय पीने का। सुबह से 6 बार चाय पीने के लिए तू मुझे 6 फ्लोर नीचे ले जा चुका है। इतना ही चाय पीने का मन कर रहा है तो सब बॉय से मंगा लेना। अरे नहीं यार, चाय पीने का मजा तो चाय के स्टॉल पर जाकर है। मैं तो वहीं जाकर चाय पीऊंगा। तुझे चलना है तो बता। अरे मेरे भाई, तुझे कौन सी चाय पीनी है ये मुझे अच्छे से पता है। 4 साल पहले तक जो लड़का कभी चाय को छूता तक नहीं था, आज वो एक दिन में 15-15 चाय पी लेता है। भाई इजहार कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी मोहब्बत कोई और ले जाए। अरे क्या यार, तू कैसी बातें करता है? सोचता हूँ अगर मैंने उसे कुछ कहा तो कहीं वो यहाँ से चली ना जाए। बेचारी अपने माता पिता की मदद करती है, पढ़ाई भी करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है। यार तो आज तू जाकर इजहार कर ही दे। अगर वो तुझे पसंद करती होगी तो तुझे तेरा सच प्यार मिल जाएगा। पिछले 4 सालों से तू उसे लगातार दूर से ही देख रहा है। दरअसल संदीप और शिवांग दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स हैं। दोनों की कंपनी के सामने शिप्रा अपनी मम्मी पापा की मदद करने के लिए चाय का ठेला लगाती है। संदीप पिछले 4 सालों से शिप्रा से पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन इजहार करने की हिम्मत नहीं होती। आज उसका दोस्त शिवांग उसे इजहार करने की हिम्मत देता है और फिर शिप्रा के ठेले के पास जाकर, शिप्रा मेरे लिए 1 कप मसालेदार चाय बना दो, मीठी कम रखना। संदीप सर, आज आप पिछले 3 घंटों में 6 कप चाय पी चुके हैं, और आपको पता है चाय ज्यादा पीनी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छा जी, तो आपको मेरी सेहत की चिंता है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसी तरह पूरी जिंदगी चिंता करती रहें तो? क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, आपको चाय पीनी है तो पीजिए, 6 नहीं बल्कि 60 कप पी लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब शिप्रा, मैं पिछले 4 सालों से तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमेशा डरता था कि अगर मैंने कह दिया तो कहीं तुम यहाँ से चली ना जाओ, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अगर मैं हाँ कह भी दूंगी तो क्या हमारी किस्मत जुड़ पाएगी? आप अपनी मम्मी को जानते हैं ना, उन्हें गरीबों से कितनी नफरत है, और उनका खुद का बेटा एक गरीब से प्यार करने लगा है। आपकी मम्मी कभी नहीं मानेगी, इसलिए बेहतर है कि हमारे रास्ते अलग अलग रहे। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माँ को मना लूंगा, बस तुम मेरा साथ देना। संदीप जी, आप समझ नहीं रहे हैं। आप इतने बड़े ऑफिस के मालिक हैं और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के इकलौते बेटे, और मैं एक मामूली चाय वाली। मुझे अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी उठानी है। हम एक नहीं हो सकते। अभी तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। दरअसल शिप्रा भी संदीप से प्यार करती थी, लेकिन अपनी हैसियत के चलते शिप्रा संदीप के प्यार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज संदीप को उसका जवाब मिल चुका था, और उसी शाम अपने घर पर हॉल में, मम्मी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की हमारी तरह पैसे वाली नहीं है। वो लोग गरीब हैं, लेकिन इज्जत से अपना कमाते और खाते हैं। कौन है वो लड़की जिसने मेरे बेटे को फंसाया है अपने प्रेम जाल में? बेटा तू समझता नहीं है, ये गरीब तो होते ही ऐसे हैं। ये लोग अमीर बेटों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनसे पैसा ऐंठते हैं। लेकिन माँ, शिप्रा ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो मेरा प्यार भी स्वीकार नहीं कर रही थी। उसे तो लगता है कि हमारी हैसियत ही नहीं है एक होने की, लेकिन मैं उसी से प्यार करता हूँ, और अगर शादी करूंगा तो केवल शिप्रा से। क्या कहा? शिप्रा? वो हमारे ऑफिस के बाहर चाय के ठेले वाली लड़की, वो गंवार? मुझे तो उसके ऊपर पहले ही शक था, जब वो ऑफिस में अपने बाप की जगह खुद चाय लेकर आती थी। एक चाय के ठेले वाली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। मम्मी भूलो मत, हमारे प्रधानमंत्री भी कभी चाय का ठेला लगाते थे। वो देश की सरकार चला सकते हैं, और शिप्रा हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ शिप्रा से, वरना अपनी जान दे दूंगा। बेटा, जिद करने में मैं भी तेरी माँ। मैं भी देखती हूँ कैसे तू शिप्रा को इस घर की बहू बनाकर लाता है। दरअसल संदीप की माँ रोशनी जी एक बिजनेस वुमन होने के साथ साथ एक घमंडी महिला भी थी। जब भी शिप्रा अपने पापा की जगह ऑफिस में चाय देने जाती थी, तब हर बार रोशनी जी शिप्रा की बहुत बेइज्जती करती थी। और आज जब उनका बेटा संदीप शिप्रा से शादी करने की जिद करता है, तो वो खाना पीना छोड़कर उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती है। 2 दिन बाद, संदीप, अरे संदीप क्या हो गया है तुझे? ये चक्कर खाकर कैसे गिर गया? अरे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो और बड़े साहब को फोन करो। अरे बड़े साहब, छोटे साहब ऑफिस में चक्कर खाकर गिर गए। शिवांग साहब उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ।
दरअसल रोशनी जी की जिद के बाद संदीप ने भी खाना पीना छोड़ दिया था और इसी वजह से वो चक्कर खाकर ऑफिस में गिर गया था। उसके बाद ऑफिस के लोग उसे अस्पताल में एडमिट करते हैं और उसके पिता रूप किशोर जी संदीप को डिस्चार्ज करके घर वापस लेकर आते हैं और घर आकर, रोशनी, अरे रोशनी कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ होश भी है कि तुम्हारा बेटा कैसा है? कहाँ है रोशनी? कहाँ हो तुम? रामू, कहाँ है तुम्हारी मालकिन रोशनी? साहब, मैम साहब ने पिछले 2 दिनों से ना तो खाना खाया है और ना ही पानी पिया है और उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद किया हुआ है। अच्छा, मैं देखता हूँ इसे। और क्या संदीप ने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया था? साहब, संदीप बाबा ने भी खाना पानी छोड़ दिया है। पिछले 2 दिन से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया और बिना खाना खाए ऑफिस चले जाते हैं। रोशनी, अरे रोशनी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अभी, वरना मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस जिद की वजह से आज तुम्हारे बेटे की जान जा सकती थी। क्या कहा आपने? जान जा सकती थी? लेकिन मैंने क्या किया? ये जो तुम जिद पकड़ कर बैठी हो, इसी वजह से संदीप ने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है और आज ऑफिस में उसे चक्कर आ गई। शिवांग उसे अस्पताल लेकर गया है। वो तो गनीमत समझो कि समय पर वो अस्पताल पहुंच गया, वरना आज तुम्हारे बेटे की हालत खराब हो सकती थी। अब कैसा है मेरा संदीप? पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है। क्या है आपको समझ में नहीं आता कि आपका बेटा जिद पकड़कर खड़ा है कि उस चाय वाली से वो शादी करेगा? आप ही बताओ, कैसे एक चाय वाली हमारे घर की बहू बन सकती है? जैसे तुम बनी थी, तुम्हें याद है ना, मेरी माँ मेरी और तुम्हारी शादी के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी हमारी शादी हुई ना। इस तरह हमारा बेटा भी अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो उसे करने दो। मेरी और आपकी कास्ट अलग थी, बस मेरे पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे, लेकिन यहाँ तो केवल जात नहीं बल्कि औकात भी अलग है। तो क्या हुआ? अगर इसी तरह अमीरी और गरीबी में भेदभाव रखोगी तो अपने बेटे को खो दोगी। तुम्हें पता है तुम्हारे लाडले ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम कभी खुद को माफ कर पाओगी? क्या कहा? क्या कहा आपने? मुझे तो ये पता ही नहीं था। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर उस लड़की से मेरे बेटे की शादी होगी तो उसे भी वैसे ही अग्नि परीक्षा देनी होगी जैसे मैंने अपनी सास को दी थी। रोशनी जी रूप किशोर जी बात कर ही रही होती हैं कि तभी पीछे से, माँ तुम चिंता मत करो, शिप्रा तुम्हारी सभी अग्नि परीक्षाओं को देने के लिए तैयार है, बस तुम हमारी शादी के लिए हाँ कह दो। कैसा है मेरा बेटा? तो मुझे नहीं पता था कि तूने खाना पीना छोड़ दिया है और तू ऑफिस में बेहोश हो गया है। अपनी माँ से जिद पूरी करवाने के लिए तू आज भी अपनी जिद ऊपर रखता है। क्या करूँ माँ, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ ना। जब तुम बाप बेटों ने ठान ही लिया है तो भला मैं क्या कर सकती हूँ। कल हम लोग शिप्रा के घर पर उसका हाथ मांगने के लिए जाएंगे। अपनी माँ की मंजूरी मिलते ही संदीप खुश हो जाता है और तुरंत अपने दोस्त शिवांग को फोन करता है। हेलो शिवांग, सुन एक खुशखबरी देनी है। माँ ने मेरी और शिप्रा की शादी के लिए हाँ कर दी है और कल वो हमारी शादी की बात करने के लिए शिप्रा के मम्मी पापा से मिलने जा रही हैं। अरे वाह, तेरी तो लॉटरी लग गई। मैंने कहा था ना, प्यार का इजहार कर वरना तेरी चिड़िया कोई और उड़ा ले जाता। अब चल फटाफट से अपनी फेवरेट कैफे में आ, दोनों भाई पार्टी करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, बस 10 मिनट में आता हूँ। इसके बाद संदीप और शिवांग दोनों कैफे में मिलते हैं। दोनों दोस्त कॉफी पीते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और देर रात तक एंजॉय करके संदीप घर लौटता है। और अगले दिन सुबह मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, मैं शादी के लिए केवल एक शर्त पर मंजूरी दे रही हूँ कि उस लड़की को मेरी सभी अग्नि परीक्षाओं से खरा उतरना होगा। अगर वो फेल हुई तो संदीप को शिप्रा को छोड़ना पड़ेगा। माँ जैसा तुम कहो, बस मेरी शिप्रा से शादी करवा दो। शिप्रा बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी सारी अग्नि परीक्षा पूरी कर लेगी, तुम देखना। उसके बाद रोशनी जी अपने पति और बेटे के साथ शिप्रा के छोटे से घर में जाती हैं और वहां जाकर, हे भगवान, ये कैसी छोटी सी बस्ती है, यहाँ तो बदबू भी आ रही है। इतनी छोटी सी जगह पर मेरे बेटे का ससुराल होगा। इनका घर शुरू होते ही खत्म हो जाता है। पता नहीं कैसे ये लोग एक घर में एडजस्ट करते हैं। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दे। लेकिन मैं साहब कहाँ आपका बेटा और कहाँ मेरी बेटी, इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है। लेकिन अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और शिप्रा भी मुझसे प्यार करती है, इसीलिए हम शादी करना चाहते हैं। जी हाँ भाई साहब, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, आप तो बस रिश्ते की मंजूरी दीजिए, शादी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह संदीप और शिप्रा के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और रोशनी बेमन से शिप्रा को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। और गृह प्रवेश के दिन, तुम मेरे घर की बहू तो बन गई हो, लेकिन मेरी बहू नहीं बन पाओगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सास क्या होती है।
रोशनी जी की बात सुनकर शिप्रा सहम जाती है और रात के समय अपने कमरे में जाकर वो बात संदीप को बताती है। संदीप जी, आपको पता है कि मम्मी जी ने अभी मुझे स्वीकार नहीं किया है। मम्मी जी की परीक्षाओं में पास होने के लिए मुझे पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम्हें पता है तुमसे शादी करने के लिए मुझे न जाने क्या क्या करना पड़ा। तो अब जब हम दोनों एक साथ हैं तो सारी मुसीबतें झेल लेंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे पास आओ। उस रात संदीप और शिप्रा खुशी खुशी अपनी सुहागरात मनाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह आज तुम्हारी पहली रसोई है और हमारे यहाँ बहू की पहली रसोई वाले दिन सारा खाना बहू बनाती है। तो आज मैंने नौकरों की छुट्टी कर दी है। तुम्हें मंदिर में भोग के लिए कम से कम 56 पकवान बनाने हैं और ये सारा काम मुझे 2 घंटे के अंदर चाहिए। हे भगवान, 56 पकवान, वो भी 2 घंटे के अंदर। इतना सब कुछ मैं कैसे बनाऊंगी? शिप्रा, आज तो तेरी बैंड बजने वाली है। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी पहले सब्जियां बना देती हूँ, उसके बाद मिठाइयाँ और पूरी कचौरी बना दूंगी। शिप्रा जल्दी से रसोई में जाकर 56 पकवान बनाने में बिजी होती है। उसी समय रोशनी जी मंदिर जाती हैं और मंदिर से लौटते समय रास्ते में सोचती हैं, ये लड़की तो मेरी पहली परीक्षा में फेल हो जाएगी। 2 घंटे के अंदर 56 पकवान बनाना पॉसिबल ही नहीं है। आज इस लड़की को इसके घर रवाना कर दूंगी। रोशनी जी मंदिर से घर पहुंचती हैं और घर के बाहर गार्डन में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिप्रा, तुमने उसे नाजुक सी बच्ची को 2 घंटे के अंदर 56 भोग बनाने के लिए दे दिए। आज उसका ससुराल में पहला दिन है और देखो जरा कैसे वो पागलों की तरह रसोई में लगी हुई है तुम्हारी परीक्षा में पास होने के लिए। आप मुझे दोष मत दीजिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे मेरी अग्नि परीक्षा में पास होना होगा। इसी शर्त पर मैंने शादी की मंजूरी दी थी। रूप किशोर जी अपनी पत्नी रोशनी को डांट रहे होते हैं कि तभी पीछे से, और शिप्रा, आपकी पहली अग्नि परीक्षा में पास हो गई है मम्मी। जरा अंदर आकर देखो, उसने पूरे 56 भोग बनाकर तैयार भी कर लिए हैं और अब वो मंदिर में पूजा कर रही है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कोई भी 2 घंटे में 56 भोग बनाकर तैयार नहीं कर सकता। लेकिन आपकी बहू ने कर लिए हैं, जाओ जाकर देखो रसोई में। रोशनी भी फटाफट रसोई में जाकर देखती है तो रसोई में 56 भोग बने हुए तैयार होते हैं, जिन्हें देखकर रोशनी जी हैरान रह जाती हैं। इसके बाद शिप्रा सभी लोगों को अपने हाथों से डाइनिंग एरिया में परोसकर खाना खिलाती हैं और शिप्रा के हाथ का खाना खाकर सभी उसकी तारीफ करते हैं और उसे शगुन देते हैं। उसी शाम हॉल में, सुनो शिप्रा, हमारे यहाँ शादी के बाद सत्यनारायण की कथा होती है। ये कथा मैंने परसों पूर्णमासी के दिन रखी है और मैंने सारे मेहमानों को बुलाया है। तो करीब 100 लोगों का खाना पीना तुम्हें ही बनाना है। 100 लोगों का खाना पीना, वो भी अकेले। और इसमें बाजार से राशन लाने से लेकर गेहूं धोना, पीसना, मसाले साफ करना, उन्हें पीसना, यहाँ तक कि सिलबट्टे पर चटनी बनाना, ये सब तुम्हें अपने हाथों से करना है। लेकिन इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? मैं तो पहले ही कह रही थी कि मेरे बेटे से शादी करने के लिए तुम्हें बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं देनी होगी और ये मेरी दूसरी अग्नि परीक्षा है। परसों सत्यनारायण की कथा है। बाहर आंगन में जाकर चूल्हा बना लो और ये लो राशन की लिस्ट। किराने की दुकान से तुम्हें सारा राशन खुद पैदल लेकर आना होगा। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपकी अग्नि परीक्षा में पास होकर ही दिखाऊंगी। इसके बाद तो रोशनी सबसे पहले गार्डन में जाती है और वहां से सारी मिट्टी इकट्ठी करके ले आती है। सबसे पहले आंगन में चूल्हा बना देती हूँ। एक साथ 4 चूल्हे बनाऊंगी तो काम जल्दी हो जाएगा। शिप्रा जल्दी जल्दी आंगन में मिट्टी से 4 चूल्हे बना देती है और उन्हें सूखने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद वो पहले 2 थैले लेकर किराने की दुकान पर जाती है और वहां से पहले गेहूं लेकर आती है। शिप्रा अपने हाथों से गेहूं के थैले भरकर पैदल पैदल आ रही होती है। तभी पड़ोसन उसे देख लेती हैं और फिर, हे भगवान, ये रोशनी तो कितनी निर्दयी सास है। अभी बहू का आए हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और उसने अपनी बहू को बेलदारों की तरह काम करने के लिए घर से बाहर भेज दिया है। मैंने तो सुना है कि इसकी मर्जी के बिना शादी हुई है, इसलिए अपनी बहू को घर से निकालने पर मजबूर कर रही है। अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये बहू ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी। लेकिन कुछ भी कहो, संदीप की पसंद है कमाल की। कितनी सुंदर बहू लेकर आया है और रोशनी जी है कि उन्हें अपनी बहू की कदर ही नहीं है। पड़ोसन आपस में बातें बना रही होती हैं कि तभी शिप्रा सारे गेहूं लेकर छत पर जाती है और सबसे पहले गेहूं बीनती है। उसके बाद उन्हें धोकर पूरी छत पर फैला देती है। सबसे पहले इन गेहूं को बीनकर धोकर सुखा देती हूँ। चूल्हे के साथ साथ गेहूं भी सूख जाएंगे, फिर एक साथ इन्हें पीस भी लूंगी। जब शिप्रा छत पर गेहूं फैला रही होती है तभी पड़ोसन की बहू गुड़िया छत पर कपड़े सुखाने आती है और शिप्रा को देखकर, हे भगवान सीता, तुम्हारी सास ने शादी के दूसरे दिन ही तुम्हें इतना सारा काम दे दिया। तुम्हारी जगह मैं होती तो कब की ये सब छोड़कर चली जाती। पता नहीं तुम ये क्यों कर रही हो सब। क्योंकि मैं संदीप जी से बहुत प्यार करती हूँ और उनके प्यार के लिए मुझे अपनी सास की अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। शिप्रा सारे गेहूं धोकर सुखा देती है। उसके बाद बाजार से दाल और मसाले खरीद कर लाती है। पता है ना कि दाल और मसाले सारे ओखली में पीसने हैं और चटनी सिलबट्टे पर पीसी जाएगी, मिक्सी का इस्तेमाल नहीं होगा।
मम्मी जी मुझे बता दीजिए कि ओखली कहाँ रखी है, मैं उसी में सब कुछ पीस दूंगी। रोशनी जी शिप्रा को रसोई का भंडार बताती हैं, जहां पर रोशनी ओखली निकालती है और आंगन में ले जाकर सबसे पहले वो मसालों को सुखाती है और उसके बाद एक एक करके पहले सारे मसाले पीसती है। उसके बाद कचौड़ियों के लिए दाल भी अपने हाथ से पीसती है। चलो फाइनली चूल्हा बनाने का काम तो हो गया, दाल और मसाले भी पीस गए हैं, सारा राशन भी मैं खरीद कर ले आई हूँ। अब बस केवल सब्जियाँ लानी बाकी है। फटाफट सब्जी लेकर आ जाती हूँ और उसके बाद खाना बनाना शुरू करती हूँ। शिप्रा पूरा दिन और पूरी रात बैठकर हाथों से गेहूं, जिसकी वजह से उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। और उसी रात रोशनी, मुझे पता है कि मम्मी तुम्हें कितना परेशान कर रही हैं, लेकिन मम्मी ने शादी से पहले ही कहा था कि तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आप सारा कसूर अपने सर पर क्यों ले रहे हैं? प्यार हम दोनों ने किया है, शादी हम दोनों की हुई है, तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। रात में शिप्रा और संदीप चैन से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह 2 बजे। शिप्रा, अरे ओ शिप्रा, दरवाजा खोलो। आज से तुम्हें रोज सुबह 3 बजे उठकर मंदिर जाना है, वो भी पैदल पैदल, और ठंडे पानी से नहाना है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें, मैं अभी नहाकर तैयार होकर आती हूँ। रोशनी जी के आदेश पर शिप्रा जल्दबाजी में ठंडा पानी से नहाती है, जिसकी वजह से उसे जुकाम हो जाता है। उसके बाद पैदल पैदल वो पूरे 10 किलोमीटर दूर नंगे पैर मंदिर जाती है। लौटते समय उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और जैसे ही वो घर लौट कर आती है, जल्दी से खाना पीना बनाने की तैयारी करो। आज सत्यनारायण की कथा है, सभी पंडित और मेहमान आते ही होंगे। खाने में किसी भी तरीके की कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी खाना बना दूंगी। शिप्रा पहले से ही खाना बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी वो आंगन में चूल्हे पर सारा खाना बना लेती है। तब तक सभी पंडित और मेहमान आ जाते हैं। शिप्रा अकेले ही सभी को खाना परोसती है और खाना खाने के बाद, रोशनी जी, आज के खाने में वास्तव में बहुत स्वाद था। ऐसा लग रहा है कि साक्षात अन्नपूर्णा ने आज पूरा खाना बनाया है। आपकी बहू वास्तव में अन्नपूर्णा है। हाँ, आज तक हमने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। खुश रहो बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिप्रा अपनी सास की दूसरी अग्नि परीक्षा में पास हो जाती है। सभी लोग शिप्रा की खूब तारीफ करते हैं। उसके बाद शिप्रा उस रात चैन से सोती है, लेकिन अगले दिन सुबह फिर से उसे 3 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर मंदिर जाना होता है। और जब वो मंदिर से वापस आती है तब, आज तुम्हारी तीसरी अग्नि परीक्षा है। तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी है और पूरे घर में अपने हाथों से पेंट करना है। ये रही पेंट की लिस्ट, बाजार से लाओ और जो जो सामान की जरूरत है सब कुछ ले आओ। शिप्रा सामान की लिस्ट लेकर तुरंत बाजार जाती है। सबसे पहले वो पेंट वाले की दुकान पर जाती है। भैया, मुझे ये 5-5 किलो के पेंट के डिब्बे दे दो। लेकिन भाभी जी, आप ये पेंट कैसे लेकर जाओगी? मैं रिक्शा खलूंगी और रिक्शा में सारा पेंट आप रखवा देना। शिप्रा रोशनी जी के बताए अनुसार सारा पेंट खरीद लेती है और उसे रिक्शे में रखवा देती है। उसके बाद वो प्लास्टिक की दुकान पर जाती है। वहां से वो साफ सफाई का सामान खरीदती है और उसे भी रिक्शा में रखवा कर घर ले आती है। शिप्रा के पड़ोसन उसे फिर से बाजार से इतना सारा सामान लाते हुए देखते हैं और फिर आपस में बातें बनाती हैं। और शिप्रा के घर आकर, मम्मी जी, मैं सारा सामान ले आई हूँ और पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद घर की साफ सफाई शुरू कर दूंगी। कल सुबह तक मुझे पूरे घर में पेंट चाहिए। ध्यान रखना कि भले ही रात भर काम करना पड़े। रोशनी पूरी रात लगाकर घर को पेंट करती है और अगले दिन सुबह, पेंट का काम हुआ या नहीं शिप्रा? कहीं तुमने किसी की मदद तो नहीं ली? नहीं मम्मी जी, जैसा आपने कहा था मैंने उसी तरीके से अपने हाथों से पेंट किया है। दरअसल पूरा दिन पूरी रात काम करने की वजह से शिप्रा की हालत खराब हो जाती है और वो ऊपर से नीचे तक पेंट में रंगी हुई होती है। उसे देखकर रोशनी जी, हाँ ठीक है, जाओ जाकर पहले नहा लो। और मंदिर तो तुम आज गई नहीं होगी, पहले नहाकर मंदिर होकर आओ, उसके बाद पूजा करना और घर का खाना बनाना। फिर आज तुम्हें चौथी अग्नि परीक्षा देनी होगी। रोशनी जी के कहने पर शिप्रा जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होती है और नंगे पैर मंदिर होकर आती है। इसके बाद वो पूरे घर का खाना बनाती है। और फिर रोशनी जी, शिप्रा सुनो, आज तुम्हारी चौथी अग्नि परीक्षा है। इसके लिए तुम्हें सब्जी मंडी जाना है और वहाँ से 50 किलो आलू लेकर आने हैं। 50 किलो आलू? लेकिन मम्मी जी, इतने सारे आलू का हम क्या करेंगे? हम नहीं, तुम करोगी। तुम्हें 50 किलो आलू के पापड़ बनाने हैं, वो भी छत पर जाकर। लेकिन मम्मी जी, आज तो छत पर काफी धूप निकली हुई है, इतनी धूप में तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो एक काम करो, अपना सामान बांधो और अपने मायके लौट जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरी किसी भी परीक्षा में फेल हुई या फिर परीक्षा देने से मना किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके वापस भेज दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझे मायके मत भेजिए, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये लो 1000 रुपए। बाजार से 50 किलो आलू तुम्हें लेकर आने हैं और उनके पापड़ बनाने हैं। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें।
अपनी सास के आदेश पर शिप्रा 50 किलो आलू लेने के लिए पैदल ही सब्जी मंडी आती है। मंडी आकर, भैया मुझे 50 किलो आलू चाहिए। दीदी 50 किलो आलू? लेकिन 50 किलो आलू नहीं है मेरे पास, ये 20 किलो आलू है। आप मेरे से 20 किलो ले लो, बाकी के 30 किलो किसी और से ले लेना। ठीक है, आप मुझे 20 किलो आलू दे दो। शिप्रा सब्जी वाले से 20 किलो आलू ले लेती है और इस सब्जी मंडी में दूसरे सब्जी वाले से 30 किलो आलू लेकर घर आ जाती है। सबसे पहले शिप्रा आंगन में बैठकर सारे आलू धोकर छीलती है, उसके बाद उबालकर और पीसकर उन्हें छत पर ले जाती है और उनके पापड़ बनाती है। और शाम तक वो सारे पापड़ बनाकर नीचे आती है और जैसे ही नीचे आती है, आज घर में खाने के लिए बाजरे की रोटी और उड़द चने की दाल बनाई जाएगी। मेरा खाना चूल्हे पर ही बनाना है, तैयारी कर लो। हे भगवान, कैसी सास मिली है मुझे। लगता है इनकी अग्नि परीक्षा पूरी करते करते मेरा दम निकल जाएगा। शिप्रा बाजरे की रोटी और उड़द चने की दाल बनाकर फ्री होती है। तभी रोशनी जी उसे रात को 10 बजे बहुत सारे बर्तन और कपड़े ठंडे पानी में धोने के लिए दे देती है। शिप्रा आधी रात तक सारा काम करके फ्री होती है और अपने कमरे में जाकर सोने ही वाली होती है। तभी फिर से रोशनी जी उसे उठाकर मंदिर भेज देती है और मंदिर से जब शिप्रा आती है, शिप्रा ये देखो, ये मैंने 136 पौधे मंगवाए हैं। ये सारे पौधे तुम्हें गार्डन में अपने हाथों से लगाने हैं। ठीक है मम्मी जी। शिप्रा मंदिर की थाली घर के अंदर रखकर तुरंत गार्डन में आती है और एक एक करके सारे पौधों की जमीन खोदकर मिट्टी खाद मिलाती है और अपने हाथों से सभी पौधों को लगा देती है। पूरे 3 घंटे मेहनत करने के बाद, देखो शिप्रा, तुम मेरी सारी अग्नि परीक्षा में पास हो गई हो, लेकिन अब तुम्हारी सबसे कठिन अग्नि परीक्षा है। हमारी कुलदेवी का मंदिर है 7 पहाड़ी पर। तुम्हें वहाँ जाकर 1 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करनी होगी। अगर तुम्हारी तपस्या टूटी तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगी। नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इस कठिन परीक्षा में जरूर पास हो जाऊंगी। आप मुझे बता देना कि मुझे कब जाना है। कल ही, लेकिन इससे पहले तुम्हें 1 दिन का मौन व्रत रखना होगा और तुम्हें इस परीक्षा के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। ठीक है मम्मी जी। शिप्रा अपनी सास की बात मानकर 1 दिन का मौन व्रत रखती है और पूरे दिन किसी से बात नहीं करती। इसकी वजह से शिप्रा और संदीप में बहुत लड़ाई हुई हो जाती है और अगले दिन शिप्रा बिना किसी को बताई कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल जाती है और वहां जाकर ठंड में 3 दिन तक तपस्या करती है। मंदिर के पंडित जी रोज शिप्रा की हालत पर तरस आता है और 3 दिन तक तपस्या करने के बाद अचानक शिप्रा बेहोश हो जाती है। अरे क्या हुआ शिप्रा बिटिया, ये बेहोश कैसे हो गई? मुझे जल्दी से रोशनी जी को फोन करना होगा। अरे आपकी बहू यहाँ पर बेहोश हो गई है। मुझे लगता है कि इसकी हालत खराब है। कहीं आपकी बहू को कुछ हो न जाए। जल्दी से आप आ जाइए। रोशनी जी, रूप किशोर जी और संदीप के साथ तुरंत 7 पहाड़ी वाले मंदिर पर जाती हैं और बेहोशी की हालत में शिप्रा को लेकर आती हैं। संदीप तुरंत शिप्रा को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी शिप्रा को क्या हुआ, आप बताइए मुझे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जरूरत से ज्यादा शारीरिक श्रम किया है। इसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। इसके अलावा एक खुशखबरी भी है कि आपकी पत्नी मां बनने वाली है और ऐसी हालत में आप लोगों ने इनके साथ ऐसा सलूक किया है, आपकी पत्नी की जान भी जा सकती थी। अरे देख लिया रोशनी, तुम्हारी जिद का नतीजा। पहले तुमने अपनी जिद की वजह से अपने बेटे की जान खतरे में डाली और अब अपनी बहू और होने वाले बच्चे की। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मुझे नहीं पता था कि शिप्रा माँ बनने वाली है। आज के बाद मैं शिप्रा का पूरा ख्याल रखूंगी, मैं वादा करती हूँ। इसके बाद रोशनी जी शिप्रा को डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ घर ले जाती हैं। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती हैं। 8 महीने बाद आज शिप्रा की गोद भराई थी और उसका सारा इंतजाम रोशनी जी ने ही किया था। पूरा स्टेज पिंक और ब्लू कलर के बलून से सजा हुआ था। स्टेज के बीचों बीच सोफे पर शिप्रा बैठी हुई थी और अपनी गोद भराई में शिप्रा ने एक व्हाइट कलर का बहुत सुंदर प्रिंसेस गाउन पहना था जिसमें उसका बेबी बम्प साफ दिख रहा था। शिप्रा बहू ले, ये फल खा ले और सुन, अगर तुझे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। मम्मी जी, आपने पूरे 9 महीने तक मुझे पलंग से उतरने तक नहीं दिया। आपकी जैसी सास तो मुझे हर जन्म में चाहिए। गोद भराई के दौरान शिप्रा के माता पिता सहित आसपास की औरतें और रिश्तेदारों को बुलाया गया था और सभी लोगों ने शिप्रा की गोद भराई में उसे बहुत सारे तोहफे और आशीर्वाद दिया था। और अब तक जो औरतें रोशनी जी की बुराई कर रही थी वही आज रोशनी से कह रही थी, रोशनी, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी अग्नि परीक्षा तुम्हारे सोने जैसी बहू को और निखार रही है। हाँ, पिछले 9 महीनों में जैसे रोशनी जी ने शिप्रा का ख्याल रखा और कोई माँ भी नहीं रख सकती थी। हाँ, सही कहा। पहले हम कहते थे कि रोशनी जैसी निर्दयी सास भगवान किसी को ना थे, लेकिन अब कहना पड़ेगा सास हो तो रोशनी जैसी। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी गोद भराई में शामिल होते हैं और 1 महीने बाद मम्मी जी, मुझे लेबर पेन शुरू हो गए हैं। माँ, मैं जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ, आप शिप्रा को बाहर लेकर आइए। शिप्रा को लेबर पेन शुरू होते हैं। सभी लोग तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर उसे आईसीयू में एडमिट करते हैं और थोड़ी देर बाद
कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है। कांग्रेचुलेशंस, आपको बेटा हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा।